नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू भूमि क्लासेस। मैं शिवम एक बार फिर उपस्थित हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल भूमि क्लासेस पर। ठीक है भाई, अभी हम बात कर रहे थे लास्ट टाइम अपने संविधान को लेकर, संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को लेकर, लेकिन कुछ टेक्निकल समस्याओं के चलते अभी जो हमारी क्लास थी वो बीच में रुक गई थी। ठीक है, तो अब इसी चीजों को मैं कंटिन्यू करता हूं। यहाँ पे बात करते हैं हम संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की। तो एक बार फिर स्टार्टिंग से देख लेंगे चीजें, ताकि आपको ये चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है भाई, तो क्या डिस्कस चल रहा था हमारा? संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का मतलब क्या है? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का मतलब है कि जो भारतीय संविधान है ये स्टार्टिंग कहां से होता है। भारतीय संविधान मतलब भारत में संविधान बनने से पहले ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भारत में संविधान बनने से पहले की स्थिति क्या थी, तो उन्हीं सब को लेकर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो डिस्कस हमारा चल रहा है थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव चल रहा है ये, और हम देख रहे हैं यहाँ से इसको आधुनिक भारत से जोड़कर, और आधुनिक भारत में क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन से जोड़कर इसको देख रहे हैं। ठीक है भाई, तो मैंने आपको लोगों को बताया था अपने लास्ट वाली क्लास में, एक बार रिविजन आपका रिविजन भी हो जाएगा। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी, ठीक है, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ के द्वारा, जो ब्रिटेन की महारानी थी, इसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी, कौन सी कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी एक यूरोपीय कंपनी थी। इसको अधिकार पत्र दे दिया गया, एकाधिकार दे दिया गया, एकाधिकार दे दिया गया। एकाधिकार का मतलब होता है मोनोपोली दे दिया गया कि भाई जाओ और पूर्वी एशियाई देशों के साथ तुम व्यापार कर सकते हो। ठीक है, किसके साथ व्यापार कर सकते हो? पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार कर सकते हो, और जिन देशों के साथ तुम व्यापार करोगे उस व्यापार पर तुम्हारा क्या होगा? एकाधिकार होगा। उस व्यापार पर एकाधिकार होगा कहने का मतलब यह है कि ब्रिटेन की कोई दूसरी कंपनी जाकर वहां पर व्यापार नहीं कर सकती जब तक तुम्हारा वहां पर एकाधिकार बना हुआ है। ठीक है, लेकिन इसके सामने कंडीशन रख दी ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने कि भाई कंडीशन ऐसी रहेंगी कि जो भी तुम भारत में काम करोगे, चाहे तुम व्यापार करोगे, कुछ भी कार्य करोगे, चाहे वहां के शासन प्रशासन में कुछ भी कार्य करोगे, ठीक है, तो ये कार्य तो करना तुम्हें है, लेकिन ये कार्य किसके नाम से होना चाहिए? ब्रिटिश सरकार के नाम से होना चाहिए। ब्रिटिश सरकार का मतलब यह है कि महारानी के नाम से होना चाहिए या ब्रिटिश सम्राट के नाम से होना चाहिए। किसके नाम से होना चाहिए? ब्रिटिश सम्राट के नाम से। ठीक है, कि काम तुम करो, लेकिन किसके नाम से करोगे? ब्रिटिश सम्राट के नाम से करोगे, ब्रिटिश राजा रानी के नाम से करोगे। और इसके लिए यदि तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता होती है, किसी वस्तु की तुम्हें आवश्यकता है, पैसा चाहिए, पैसा मिलेगा, और इसके अतिरिक्त यदि कोई संसाधन चाहिए तो वो भी हम तुमको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, लेकिन क्या करना पड़ेगा? काम तुम्हें करना पड़ेगा, और इसका किसके नाम से करना पड़ेगा? ब्रिटिश सरकार के नाम से या राजा रानी के नाम से करना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो इतनी कहानी खत्म। तो ये अधिकार दे दिया कि जाओ और व्यापार कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट यहां पर धीरे धीरे चलते हुए यहां पे क्या हुआ, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने अब क्या किया, जब ये पहली बार आई है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को, तो यह भी केवल और केवल एक व्यापारिक कंपनी के रूप में आई है। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो कैसी कंपनी थी, तो एक व्यापारिक कंपनी थी। एक व्यापारिक कंपनी थी। कैसी कंपनी थी? एक व्यापारिक कंपनी थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, इसकी लालसाएं बढ़ी। ठीक है, और इन लालसाओं के बढ़ते अब इन्होंने क्या किया, भारत के शासन और प्रशासन में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। शासन प्रशासन में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। और इसकी जो सर्वप्रथम हमें स्टार्टिंग दिखाई देती है, कहां से दिखाई देती है, तो एक बार मैं आप लोगों को बता दूं, और वहीं से हमारा बनना शुरू हो जाएगा कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट क्यों लाया गया था। ठीक है, तो वहीं से बनना शुरू होगा। तो क्या है, शासन और प्रशासन में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, जबकि ये पहले क्या थी, एक व्यापारिक कंपनी थी। लेकिन जब इन्होंने देखा कि भारतीय मतलब आपसी फूट है, यहाँ पे आपसी कला है, तो इस कला का इन्होंने फायदा उठाया और शासन प्रशासन में हस्तक्षेप कर दिया। क्योंकि अब तक क्या कर रहे हैं, जो व्यापार कर रहे हैं, व्यापार का मतलब क्या है कि भैया एक ओर से सोना लेके आ रहे हैं, ब्रिटेन से सोना लेके आ रहे हैं, और भारत से सूती वस्त्र वगैरह लेके जा रहे हैं। तो एक प्रकार से क्या चल रहा है, वस्तु विनिमय चल रहा है। क्या चल रहा है भाई? वस्तु विनिमय का माध्यम चल रहा है। लेकिन जब इन्हें लगा कि यदि हम भारत के शासन और प्रशासन में, यदि इस भारत के शासन प्रशासन को ही अपने अधिकार में कर लेंगे, तो इससे क्या होगा, हमें वस्तु विनिमय की आवश्यकता नहीं होगी, भारत विदेशों से हमें सोना लेके व्यापार करने की आवश्यकता नहीं होगी। भारत का पैसा होगा और भारत के पैसे से ही हम व्यापार कर लेंगे।
ठीक है, तो ये इनके मन में हुआ, तो पहले व्यापारिक कंपनी बन गई, लेकिन धीरे धीरे फिर प्रशासन में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। और इसकी जो सबसे पहली स्टार्टिंग हमें दिखाई देती, कहां से दिखाई देती, तो मैं आपको बता दे रहा हूं यहाँ से। तो क्या हुआ 1757, एक बार हमें जाना पड़ेगा 1757, 1757 और 1757 में क्या था, ये हुआ था आपका प्लासी का युद्ध, जिसे बोला जाता है बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी या प्लासी का युद्ध। ठीक है, तो ये पॉइंट तुम्हारे लिए काम का बनेगा कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो कब हुआ 1757, और बात कब की है 23 जून की, 23 जून 1757। अब यहाँ पे क्या हुआ, प्लासी की बात करूं तो प्लासी किसका शहर है, बंगाल का एक शहर था, बंगाल का एक शहर था। और इस पर जो शासन कर रहा था वो कहां पर था, बंगाल का नवाब, जिसका नाम था सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला। ठीक है, हालांकि मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री से ही हमें जोड़ना पड़ेगा संविधान को, तभी हमें संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्लियर होगी। ठीक है, तो सिराजुद्दौला शासन कर रहा है कहां पे, बंगाल में। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, इस प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, किसके द्वारा, रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, मतलब रॉबर्ट क्लाइव की सेना के द्वारा, ठीक है, यहाँ पे सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया गया। ठीक है, सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया गया, क्योंकि सिराजुद्दौला का जो सेनापति था, इसका नाम था मीर जाफर, मीर जाफर। ठीक है भाई, सिराजुद्दौला का सेनापति कौन है, मीर जाफर। मीर जाफर ने इसको धोखा दिया, और सत्ता के लालच में आकर इसने रॉबर्ट क्लाइव के साथ मतलब अपनी सत्ता बना ली, तो रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिल गई है, और इसको धोखा दिया। और धोखा देने के बाद जिससे क्या हुआ, सिराजुद्दौला की हार हुई, और हार होने के बाद रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तुम्हारा आएगा कि सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था, तो कौन बना था, मीर जाफर। ठीक है, जो कि क्या था, एक धोखेबाज व्यक्ति था, जिसने सिराजुद्दौला को धोखा दिया था। ठीक है, और इसी सब के कारणों के चलते सिराजुद्दौला की यहाँ पे हार हुई थी, हो गया हार। और दूसरी ओर अब यहाँ पे क्या हुआ, एक जिस प्रकार की कंपनी को जिस प्रकार के शासक की आवश्यकता है, कठपुतली शासक की आवश्यकता है, तो वो कठपुतली शासक मिल जाएगा किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। किसके रूप में, मीर जाफर के रूप में। तो कंपनी की जो नीड्स हैं, जो बेसिक मिनिमम नीड्स है, वो भी पूरी हो जाएंगे, और दूसरी ओर ये शासक भी बन जाएगा। ठीक है, लेकिन ये इन चीजों को भूल गया था कि आगे आके हमें कंपनी की जो नीड्स होंगी उनको पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि कंपनी की नीड्स क्या है, कंपनी तो एक साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से आई है। स्टार्टिंग में व्यापारिक कंपनी थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, उसका साम्राज्य विस्तार का उद्देश्य बन गया। ठीक है, और जिसका साम्राज्य विस्तार का उद्देश्य, उसकी जरूरतें कभी पूरी नहीं होती। ठीक है भाई, हो गया। तो अब क्या हुआ, अब मीर जाफर के साथ भी कंपनी का मतलब आपसी मतभेद होना शुरू हो गया, क्योंकि मीर जाफर क्या था, इनकी जरूरतों को पूरी नहीं कर पाया, कंपनी की जरूरतों को। ठीक है, तो अब मीर जाफर के बाद नेक्स्ट यहाँ पे मीर जाफर का दामाद, दामाद का नाम क्या है, मीर जाफर का दामाद है, इसका नाम है मीर कासिम। क्या नाम है, मीर कासिम। ठीक है, मीर कासिम, मीर कासिम, मीर कासिम। ठीक है भाई, तो मीर जाफर के बाद जब मीर जाफर जरूरतें पूरी नहीं कर पाया ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो इन्होंने क्या किया, उसको सत्ता से हटा दिया, और सत्ता से हटाने के बाद मीर जाफर के ही दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया, बंगाल का नवाब बना दिया। क्योंकि मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि इनको एक ऐसे नवाब की आवश्यकता थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जरूरतों को पूरा कर सके, और साथ ही साथ उनको वहां पर ट्रेड करने की भी अनुमति दे सके, उनसे कोई टैक्स ना ले। ठीक है, तो मीर कासिम बना दिया। अब मीर कासिम ने भी उनको कुछ पैसा वहां पे दे दिया, कुछ अधिकार दे दिया, 3 क्षेत्र दे दिए वहां पे व्यापार करने के बंगाल की, भैया तुम व्यापार करो। अब इसे भी ऐसा लगा कि मैंने तो कंपनी की जो जरूरतें थी पूरी कर दी, लेकिन कंपनी की जरूरतें पूरी होने वाली नहीं थी, क्योंकि साम्राज्यवादी नीति का विस्तार, साम्राज्य विस्तार की नीति थी उनकी। ठीक है, तो जब कंपनी को लगा कि मीर कासिम भी अब हमारे कार्यों में हस्तक्षेप कर रहा है, तो अब यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जाफर को भी बंगाल के नवाब के पद से हटा दिया। ठीक है, और बंगाल के नवाब के पद से हटाने के साथ ही दोबारा से जो हटाया गया शासक था मीर जाफर, उसको दोबारा से बंगाल का नवाब घोषित कर दिया, बंगाल का नवाब घोषित कर दिया दोबारा से। किसको, मीर जाफर को। ठीक है, तो अब एक और तो कौन है, मीर कासिम है। ठीक है, तो इसको इस बात का दुख है कि बंगाल के इसको बंगाल के शासन से हटा दिया, बंगाल की सत्ता से इसको पदच्युत कर दिया। ठीक है, तो अब इसका क्या है, अब ये बदला लेगा। तो ये अब मीर कासिम किससे मिला जाकर, तो एक तो मुगल शासक से मिला,
मुगल शासक। और मुगल शासक की बात करूं तो मुगल शासक कौन था यहाँ पे, ठीक है। तो मीर कासिम किससे मिलेगा जाके, तो एक तो होगा मुगल शासक, मुगल शासक। और मुगल शासक कौन था, मुगल शासक था यहाँ पे शाह आलम, शाह आलम सेकंड, ठीक है भाई। तो मुगल शासक कौन है, शाह आलम सेकंड है, ये भी अंग्रेजों की नीति से परेशान हो चुका है। और दूसरी ओर यहाँ पे क्या है, अवध का नवाब है। और अवध का नवाब कौन है, सुजाउद्दौला। अवध का नवाब कौन है, सुजाउ, अवध का नवाब सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला, ठीक है। तो एक और कौन है, बंगाल का नवाब कौन है, शाह आलम सेकंड है, सॉरी मुगल शासक शाह आलम सेकंड है। दूसरी ओर क्या है, अवध का नवाब सुजाउद्दौला है, ये भी अंग्रेजों की नीति से परेशान हो चुका है। और दूसरी ओर क्या है, तो बंगाल का जो अवसप्त शासक है, और बंगाल के शासक का नाम क्या है, बंगाल के शासक का नाम क्या है, मीर कासिम, मीर कासिम, मीर कासिम, ठीक है भाई। तो ये बंगाल का नवाब है। तो अब इन तीनों ने एक त्रिगुट बनाया, एक संगठन बनाया। क्या बनाया, एक संगठन, एक संगठन बनाया। क्योंकि इन्हें बदला लेना है किससे, ईस्ट इंडिया कंपनी से, क्योंकि किसी ना किसी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने तीनों को परेशान किया है, ठीक है। तो अब ये जो संगठन बनाया, अब इसी संगठन में एक युद्ध होगा, और इसको युद्ध को क्या बोला जाएगा, ये होगा बक्सर का युद्ध। कौन सा युद्ध होगा, तो जो युद्ध हुआ, युद्ध कौन सा हुआ, बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध। कब हुआ था बक्सर का युद्ध, तो बक्सर के युद्ध की बात करूं तो यह है 22 अक्टूबर की बात, 22 अक्टूबर कब हुआ, 1764 को, ठीक है। पॉइंट नोट करने वाला है भाई, वो क्वेश्चन में डायरेक्ट आएगा कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो 22 अक्टूबर 1764 को, ठीक है। और किस किस के बीच हुआ था, तो दो शक्ति हैं, तो एक तो और है ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी है। और दूसरी ओर कहां है, त्रिसंगठन है, एक संगठन है, एक संगठन है। और संगठन में 3 व्यक्ति हैं, संगठन में कितने व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हैं। तो एक तो बंगाल का शासक कौन है, बंगाल का शासक जो अफसर शासक है, उसका नाम है मीर कासिम, मीर कासिम। दूसरी ओर कौन है, अवध का नवाब है सुजाउद्दौला, अवध का नवाब सुजाउद्दौला। और दूसरी ओर यहां पे नेक्स्ट शासक कौन है, ठीक है, मीर कासिम हो गया, सुजाउद्दौला हो गया। और एक है यहां पे मुगल शासक जिसका नाम है शाह आलम, शाह आलम कौन सा, सेकंड, ठीक है भाई, शाह आलम सेकंड। तो 3 संगठन, एक और है, दूसरी ओर कौन है, ईस्ट इंडिया कंपनी। बट परिणाम क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव ने तीनों को पराजित कर दिया, तीनों को पराजित कर दिया। और इस बक्सर के युद्ध के साथ ही भारत में, मतलब भारतीय अंग्रेजों के लिए भारत के द्वार पूर्ण रूप से खुल गए, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या हुआ, बक्सर के युद्ध के बाद अब अंग्रेजों ने डायरेक्ट भारत पर अधिकार नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि एक अंतरराष्ट्रीय संधि भी है। अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार अगर ये डायरेक्ट हस्तक्षेप करेंगे भारत की राजनीति में, भारत के शासन प्रशासन में, तो इसका इनको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो अगर चाहता तो ये यहाँ पे भी अपना अधिकार कर सकता था, पर इसने क्या किया, अब धीरे धीरे करके भारत के शासन में हस्तक्षेप करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने अभी अधिकार नहीं करेंगे। बट क्या हुआ, इसके बाद नेक्स्ट मीर कासिम के बाद मीर जाफर, तो मीर जाफर को भी पद से हटा दिया। मीर जाफर के बाद जो नेक्स्ट शासक बना अब बंगाल का, तो इसकी तो हत्या कर दी जाएगी, मीर कासिम की, तो मीर कासिम की हत्या कर दी जाएगी। और मीर कासिम, अब यहाँ पे जो बंगाल का नवाब बनेगा नेक्स्ट, मैंने बताया इससे पहले कौन है, मीर जाफर है, मीर जाफर है, मीर
जाफर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तुम्हें याद रखने वाला है। क्वेश्चन बनेगा बक्सर युद्ध के समय, जब बक्सर का युद्ध हुआ 22 अक्टूबर 1764 को, उस समय बंगाल का तात्कालिक नवाब कौन था? तो ऑप्शन में मिलेगा मीर जाफर, सिराजुद्दौला, इसके बाद नेक्स्ट यहाँ से उसके मीर कासिम और निजामुद्दौला। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? मीर जाफर होगा बक्सर के युद्ध के समय। ठीक है, लेकिन मीर जाफर के बाद जो नेक्स्ट शासक बना बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल का, उसका नाम क्या था? निजामुद्दौला। निजामुद्दौला। ठीक है भाई, निजामुद्दौला। और दूसरी ओर यहां पे क्या हुआ? 12 अगस्त 1765। 12 अगस्त 1765 को एक संधि हुई और इस संधि का नाम क्या था? इलाहाबाद की संधि। अब देखो धीरे धीरे आपका बैकग्राउंड बनना शुरू हो जाएगा कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि या 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है वो क्यों आया था, तो यहीं से ही पृष्ठभूमि बननी शुरू हो जाएंगी। तो मैं बता रहा हूं 12 अगस्त 1765 को संधि कौन सी हुई? इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछा गया है और भविष्य में पूछा भी जा सकता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि किस संधि के बाद बंगाल का शासन और राजस्व वसूलने के अधिकार अंग्रेजों के पास आ गया था, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। तो कौन सी संधि है? वो इलाहाबाद की संधि है। और ये इलाहाबाद की संधि किस किस के बीच हुई? तो इलाहाबाद की संधि हुई है, एक तो अवध का नवाब है और ब्रिटिश सरकार है, और दूसरी जो संधि हुई है इलाहाबाद की, ये 12 अगस्त वाली, ये किस किस की बीच हुई है? तो एक तो मुगल शासक है, ठीक है। और मुगल शासक कौन है? यहाँ पे मुगल शासक की बात करूं तो शाह आलम सेकंड है। शाह आलम सेकंड, ये मुगल शासक है शाह आलम सेकंड। और दूसरी ओर कौन है? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव और दूसरा कौन है? शाह आलम सेकंड। तो यहां पे क्या हुआ? शाह आलम सेकंड से ईस्ट इंडिया कंपनी ने इलाहाबाद की संधि के तहत, ध्यान से सुनेंगे, मैं बता रहा हूं यहां से कि शाह आलम से रॉबर्ट क्लाइव ने या ईस्ट इंडिया कंपनी ने 26 लाख रुपए, ध्यान से सुनो, 26 लाख रुपए सालाना का मतलब होता है वार्षिक, 26 लाख रुपए वार्षिक देकर, ठीक है, इन्होंने कहा कि हम तुम्हें 26 लाख रुपए देंगे, लेकिन इस 26 लाख के बदले तुम्हें क्या देना पड़ेगा? तो इस इलाहाबाद की संधि के तहत मुगल शासक शाह आलम ने 26 लाख रुपए वार्षिक लेकर, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या दे दिया? एक फरमान जारी कर दिया। और फरमान में क्या था कि भैया बंगाल के साथ साथ बिहार, और बिहार के बाद क्या आएगा? उड़ीसा। बिहार के बाद क्या आएगा? उड़ीसा। तो इन तीनों का जो राजस्व वसूलने का अधिकार था, या इन तीनों की जो दीवानी थी, दीवानी का मतलब होता है राजस्व वसूलना, राजस्व वसूली, ठीक है। तो यहां से इन तीनों की दीवानी प्राप्त कर ली किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने, कि 26 लाख रुपए सालाना तुम्हें मिलेंगे, और ये जो क्षेत्र है इनसे जो राजस्व वसूलने का अधिकार होगा वो अब किसका होगा? ईस्ट इंडिया कंपनी का होगा। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो अब इधर क्या हुआ? 26 लाख रुपए सालाना देकर इनको बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त होगी। अब धीरे धीरे अब यहां से क्या स्थिति उत्पन्न होगी, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। तो अब इस राजस्व को वसूलने के लिए यहां पर क्या करना पड़ा? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा राजस्व वसूली के लिए क्या किया जाएगा? राजस्व वसूली के लिए, ठीक है। अब राजस्व वसूली करनी है तो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया? 2 दीवान को नियुक्त किया। दीवान का मतलब यह है कि जो दीवानी की प्राप्ति करेगा, अर्थात बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों से जो राजस्व वसूल करेगा। तो यह क्वेश्चन अब आपके लिए काम का बनेगा। क्वेश्चन क्या बनेगा कि रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किसको बंगाल में दीवान नियुक्त किया गया था? तो जो पहला दीवान नियुक्त किया गया था बंगाल में, इसका नाम क्या था? मोहम्मद रजा खान।
मोहम्मद रजा खां क्वेश्चन आ चुका है। और भविष्य में जैसे ही अभी आपका आरओ का एग्जाम है, समीक्षा अधिकारी का है, तो वहां पर इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई देंगे। मोहम्मद रजा खां, रजा खां कौन था? मोहम्मद रजा खां तो ये रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा नियुक्त किया गया एक दीवान है, और इसको कहां पे नियुक्त किया है? बंगाल में। ठीक है। और दूसरी ओर क्या है? बिहार। दूसरी ओर क्या है? बिहार। और बिहार का जो दीवान नियुक्त किया गया है वो कौन है? राजा सिताब राय। राजा सिताब राय, राजा सिताब राय कौन है भाई? राजा सिताब राय। इसको बिहार में नियुक्त कर दिया कि बिहार वाले क्षेत्रों से दीवानी प्राप्त करनी है। किसे? इसको करनी है। और दूसरा बंगाल के क्षेत्रों से जो दीवानी प्राप्त करनी है उसकी प्राप्ति कौन करेगा? मोहम्मद रजा खां इसकी दीवानी प्राप्त करेगा। ठीक है। तो यहां तक कितना क्लियर हो गया? तो मैं बैकग्राउंड बना के ला रहा हूं कि किस प्रकार से मतलब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तैयार हुई है और रेगुलेटिंग एक्ट क्यों आया है। तो उसी के क्रम में हम चीजों को आगे लेके बढ़ रहे हैं और हम पहुंच के कहां से? 1765 में इलाहाबाद की संधि तक। और इलाहाबाद की संधि के बाद जो राजस्व वसूली का अधिकार है और वो किसके पास आ गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी। और कंपनी के द्वारा नियुक्त किए गए जो दीवान, और दो दीवान कौन कौन है? मोहम्मद रजा खां, सेकंड कौन सा हो गया? सिताब राय। सिताब राय। तो अब इस स्थिति में क्या हुआ? जब दीवान नियुक्त कर दिए गए तो यहाँ पे एक नई व्यवस्था दिखाई देगी। और इस नई व्यवस्था को जो नाम दिया गया, इस नई व्यवस्था को जो नाम दिया गया वो नाम क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा द्वैध शासन या दोहरी शासन व्यवस्था। ठीक है। तो जब ये राजस्व वसूली का अधिकार अब यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी को आ गया, दीवान के पास आ गया, तो ये व्यवस्था अब क्या कहलाएगी? द्वैध शासन। द्वैध शासन, द्वैध शासन। ठीक है। या इसको दोहरा शासन भी कहा जा सकता है। दोहरा शासन, दोहरा शासन भी कहा जा सकता है इसको। ठीक है। तो ये अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, यहाँ पे देख लेना। शासन है ये, मैं इधर लिख दूं इसको काट के। ये क्या है? दोहरा शासन है। ठीक है भाई। तो दोहरा शासन का मतलब क्या था? इसका मतलब ये है कि अब यहां पर जो अधिकार हैं, दोहरे शासन का मतलब है कि जो अब अधिकार हैं और जो दूसरी ओर क्या है? दायित्व है। अधिकार और जो दायित्व है तो उसमें क्या है? उसमें विभाजन हो चुका है। एक और अधिकार चले गए, दूसरी ओर क्या चले गए? दायित्व चले गए। और इस व्यवस्था को ही क्या कहलाया गया? यही व्यवस्था क्या कहलाई? द्वैध शासन या दोहरा शासन व्यवस्था। ठीक है। अब अधिकार किसके पास है? तो अधिकार किसके पास है? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास है। ठीक है। अधिकार है बट दायित्व नहीं है। दायित्व का मतलब यह है कि मतलब किस प्रकार से जनता का भला करना, कैसे इंप्लीमेशन करेंगे चीजों का, तो ये नहीं है। दूसरी ओर यहाँ पर दीवान के पास अर्थात बंगाल के शासक नवाब के पास, बंगाल के नवाब के पास यहाँ पे क्या है? दायित्व तो है बट अधिकार नहीं। अधिकार होने के लिए क्या चाहिए? पैसे की आवश्यकता है। जबकि राजस्व वसूली का अधिकार किसके पास आ गया? ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो किस प्रकार से यहाँ पे जरूरतें पूरा होंगी जनता की, तो इसको लेके यहाँ पर अभी क्या है? प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है। तो इस प्रश्न चिन्ह के साथ साथ ही यहाँ पे क्या हुआ? जनता की जरूरतें पूरी नहीं हो पाएंगी। ठीक है। और दूसरी ओर क्या रहा कि ये जो व्यवस्था है, जो द्वैध शासन की व्यवस्था है, कब से कब तक लागू रही और इस बीच क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है। तो ये जो दोहरा शासन है कब से कब तक लागू रहा? दोहरा शासन, द्वैध शासन कब से कब तक लागू रहा? तो ये काल है 1765 से 1772 तक का काल। ठीक है। और जिस चीज के हम खोज करने वाले हैं, जिस चीज की हम खोज करना चाह रहे हैं, वो चीजें अब यहां से निकल के आएंगी। ठीक है। तो मैंने बताया द्वैध शासन का जो काल है वो कब से कब तक रहा? 1765 से 1772 तक। ठीक है। लेकिन इस 1765 से 1772 तक लगभग कितना साल हो गए? 7 वर्ष। ठीक है। अब इस 7 वर्ष के बीच क्या क्या स्थितियां उत्पन्न हुई तो उनको देखेंगे। तो अब इस पर क्या प्रभाव पड़ा, इसका प्रभाव क्या पड़ा, तो प्रभाव की एक बार बात कर लें। इस प्रभाव ने किस प्रकार से
ब्रिटिश सत्ता को अर्थात ब्रिटिश सरकार को सजग कर दिया, तो वो हम देख रहे हैं। ठीक है भाई, हो गया। तो प्रभाव की मैं बात करूं तो सबसे पहला जो प्रभाव पड़ा तो इसमें क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी में भ्रष्टाचार। ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या हो गया, भ्रष्टाचार बढ़ गया। ठीक है, दूसरी ओर क्या हुआ, निजी व्यापार अधिक, ठीक है। तो एक तो क्या हुआ, कंपनी में भ्रष्टाचार बढ़ा, क्योंकि भ्रष्टाचार बढ़ा तो मैंने बताया कि 1765 में जब यहां पर दीवानी प्राप्त कर ली सालम से, तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अधिकारी था, जो एक व्यापारी व्यक्ति भी था, अब उसने ईस्ट इंडिया कंपनी से अलग होकर व्यापार करना शुरू कर दिया। तो इससे क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या बढ़ गया, भ्रष्टाचार बढ़ गया, और दूसरी ओर क्या हुआ, जो निजी व्यापार था उसमें क्या हुई, वृद्धि हुई। अधिकारियों के निजी व्यापार में क्या हुई, वृद्धि हुई। ठीक है, तो एक और तो इस निजी व्यापार से क्या हुआ, जो एक आम व्यापारी है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारी है, जो अधिकारी है, वो क्या हो रहा, मालामाल हो रहा है। लेकिन दूसरी ओर क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी दिवालिया होने के कगार पर है, और कंपनी के कर्मचारियों को पेंशन, अब वो वेतन देने में भी क्या है, अब समर्थ नहीं है। ठीक है, तो अब इन सभी इस प्रकार की प्रतिक्रियाओं पर, इन प्रकार की प्रक्रियाओं पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अब ब्रिटिश सरकार को सजग होना पड़ा। ठीक है, कि इस प्रक्रिया को यहाँ पे नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार को सजग होना पड़ा, और इसी के लिए यहाँ पे जो पहली बार यहाँ पे लागू हुआ वो क्या कहलाया, इस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए वो कहलाया आपका रेगुलेटिंग एक्ट। क्या कहलाया, रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है बच्चों, तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि किस प्रकार से रेगुलेटिंग एक्ट की पृष्ठभूमि तैयार हुई है, तो बता दिया। और रेगुलेटिंग एक्ट जिस सन में आया उस सन का नाम क्या था, 1773। कब आया, 1773। तो यूपी पुलिस एवं जो भी कोई छोटे ग्रुप डी वगैरह के एग्जाम है तो उसमें तो डायरेक्ट ही आप लोगों से पूछ लेगा कि रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था। ये 1773 के कानून को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे जाना जाता है रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से। ठीक है, तो ये रेगुलेटिंग का मतलब देखो आप समझ रहे होंगे, रेगुलेटिंग का मतलब रेगुलेट करना। क्या करना, रेगुलेट करना। रेगुलेट कैसे करना, देखो मैं बताऊं कि किस प्रकार से किस चीज को चलाना है। रेगुलेट का मतलब क्या है कि किस प्रकार से किस चीज को चलाना है। देखो ऐसे समझो कि आपको पता होगा जो आपका पेन है उसमें क्या होगा, एक स्पीड बटन होगा। ठीक है, तो उसमें यदि 1 पॉइंट पकड़ेंगे तो थोड़ा सा कम स्लो चलेगा, फिर थोड़ा सा ज्यादा, फिर थोड़ा स्पीड ज्यादा पकड़ेगा, फिर थोड़ी स्पीड ज्यादा पकड़ लेगा। तो कहने का मतलब है किस प्रकार से रेगुलेट करना है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए ही लाया गया था आपका रेगुलेटिंग एक्ट। अब इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या कार्य हुए, तो अब उसको लेके हम आपसे डिस्कस कर लें। ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन बनना स्वाभाविक है। चलो अब देखो चीजों को कहां से क्या क्या हुआ इस कानून के तहत। तो सबसे पहले मैं बताऊं आप लोगों को कि इस कानून के तहत क्या किया गया। तो ब्रिटिश सरकार ने जो कंपनी के निदेशक थे, कौन थे, कंपनी के निदेशक का मतलब है डायरेक्टर। निदेशक का मतलब क्या है, डायरेक्टर। ठीक है, तो पॉइंट सुनते जाएंगे और साथ ही साथ इसको नोट भी करते जाएंगे। ठीक है, तो क्या कहा रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार ने, किसको कहा, जो कंपनी के निदेशक हैं। कंपनी कौन सी है, ईस्ट इंडिया कंपनी है। ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों को क्या कहा। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि भारत में रहकर जो भी तुम कुछ कार्य करते हो, पहला पॉइंट क्या है यहाँ पे, ब्रिटिश सरकार रेगुलेट कर रही है किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। निदेशक, जो निदेशक का मतलब होता है डायरेक्टर को यहाँ पे क्या कहा कि भारत में रहकर जो भी तुम कार्य कर रहे हो, कार्य कितने प्रकार के, 2 प्रकार के भाई, या तो शासन से संबंधित कार्य होंगे या राजनीति से संबंधित कार्य होंगे।
मतलब प्रशासन से संबंधित या राजनीति से संबंधित कार्य होंगे। तो इन सब कार्यों के विषय में भारत में जो भी तुम्हें पहले कुछ काम करना है तो उसको उन कार्यों से सबसे पहले आपको ब्रिटिश सरकार को अवगत कराना होगा, मतलब उन कार्यों की जानकारी देनी होगी पहले किसको, ब्रिटिश सरकार को, और उसके बाद तुम इन कार्यों को भारत में करोगे। ठीक है, तो ये बोला गया। और इसी के साथ साथ अब इसमें यहां पे क्या हुआ, ठीक है, तो यहां पे पॉइंट को ध्यान से सुनेंगे। मैंने बताया कि क्या करेंगे, अवगत कराएंगे भारत में जो भी कार्य तुम्हें कराने हैं, चाहे वो राजनीतिक कार्य हो चाहे प्रशासन से संबंधित कार्य हो, उनको लेकर तुम्हें अवगत कराना है ब्रिटिश सरकार को। हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट यहां पे क्या हुआ, इसके तहत और क्या कार्य किए गए, तो यहां पे एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे क्या कार्य हुआ, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, कोर्ट की स्थापना। और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहां हुई थी ये, तो ये हुई है, ये कहां पर की गई है, ये की गई है कलकत्ता में। कहां पर की गई है, कलकत्ता में। कलकत्ता में की गई सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। तो पहली बार जो स्थापना हुई है कहां हुई है, कलकत्ता में। और इसमें जो ओवरऑल जज हैं वो कितने हैं, 4 जज। कुल जज कितने हैं, कुल जजेज की बात करूं तो कितने जज हैं, 4 जज हैं। लेकिन इनमें से जो 4 जज में जो मुख्य जज है, जो प्रधान न्यायाधीश था, जो मुख्य जज है, मुख्य जज कौन है, एलिजा एम्पे। एलिजा एम्पे। ठीक है, तो ये तुमसे पूछा जा सकता है कि जब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो सुप्रीम कोर्ट में, मतलब कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था, उसमें कुल कितने जज थे, 4, और 4 में से मुख्य जज कौन सा था, एलिजा एम्पे। लेकिन एक चीज और ध्यान से सुनेंगे कि ये जो सुप्रीम कोर्ट बना है कलकत्ता में, तो ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत लाया गया है। लेकिन लागू कब से कार्य करना प्रारंभ, कब से किया है, तो इसने कार्य करना प्रारंभ किया था 1774 से। 1774 से कार्य करना प्रारंभ कर दिया इसने, कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट ने। और एक चीज और ध्यान रख लो यहां से कि ये क्वेश्चन तो आ सकता है, और आया हुआ क्वेश्चन है कि मुख्य जज कौन था, एलिजा एम्पे था। लेकिन इसी के साथ साथ एक क्वेश्चन और यहां पे बन सकता है कि 3 अन्य जज कौन से, तो 3 अन्य जज के भी नाम यहां पे देख लो। तो एक का नाम था लेमेस्टर, मैं इधर लिख दूं यहां पे। 3 अन्य जज कौन से थे, तो एक का नाम था लेमेस्टर, लीमेस्टर के बाद सेकेंडरी कौन था यहां पे, हाइड। और हाइड के बाद जो तीसरा जज था वो कौन सा था, चैम्बर्स। ठीक है, तो ये 3 कैसे जज हैं, 3 अन्य जज हैं, और बाकी मुख्य जज आप लोगों को मैंने बता दिया क्या था, वो एलिजा एम्पे। तो सेकंड कार्य भी देख लिया हमने क्या हुआ 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। तो पहले तो ये बता दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी को कि जो भी कार्य तुम्हें करना है भारत में, उससे पहले भारत को क्या करवाना पड़े, मतलब उसको ईस्ट इंडिया कंपनी को पहले अवगत कराएगी ब्रिटिश सरकार को। और दूसरा मैंने बता दिया कि कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, और सुप्रीम कोर्ट में ओवरऑल कितने जज थे, तो कितने थे, 4, और लागू हुआ 1774 से। इसके बाद नेक्स्ट यहां पे क्या हुआ, कलकत्ता। नेक्स्ट कार्य क्या हुआ, कलकत्ता या बंगाल। नेक्स्ट यहां पे क्या हुआ, जो बंगाल है, बंगाल के गवर्नर को, ठीक है, बंगाल के गवर्नर को भारत में सभी अंग्रेजी क्षेत्रों का अधिकार दे दिया। अर्थात ये बोला अधिकार, क्षेत्रों का अधिकार दे दिया।
ठीक है, तो क्या हुआ, बंगाल के गवर्नर को भारत में सभी अंग्रेजी क्षेत्रों का अधिकार दे दिया। इसका मतलब यह है कि बंगाल में, मतलब भारत में जितने भी अंग्रेजी क्षेत्र हैं, जहां पर भी अंग्रेजों की सत्ता है, और बंगाल, भारत में जितने भी अंग्रेजी गवर्नर हैं, वो सब अब किसके अधीन आएंगे, बंगाल के गवर्नर के अधीन आएंगे। किसके अधीन आएंगे, बंगाल के गवर्नर के अधीन। तो इस क्वेश्चन को यहां पे इस प्रकार से भी डिफाइन किया जा सकता है कि बंगाल के गवर्नर को क्या किया जा सकता है, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। ये क्या किया गया, बंगाल के गवर्नर को, बंगाल के गवर्नर को क्या किया गया, बंगाल का ही गवर्नर जनरल बनाया गया। गवर्नर जनरल बनाया गया, जनरल बनाया गया। ठीक है भाई, तो बंगाल के गवर्नर को ही क्या बना दिया, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। पहले क्या था, बंगाल का गवर्नर था, और ये बोल दिया कि जितने भी भारत में गवर्नर हैं वो सभी किसके अधीन कार्य करेंगे, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कार्य करेंगे। और यहाँ पे इस प्रकार का पद को प्राप्त करने वाला जो पहला गवर्नर जनरल है बंगाल का उसका नाम क्या है, वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स है इस प्रकार के पद को प्राप्त करने वाला। वॉरेन हेस्टिंग इसके पद में इजाफा कर दिया और ये अधिकार दे दिया कि अब ये भारत के संपूर्ण क्षेत्रों पर अधिकार स्थापित करेगा, मतलब सब क्षेत्रों को देखेगा ये। ठीक है, तो कितने कार्य हुए यहाँ पे मैंने बता दिया, 3 कार्य हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट कार्य हुआ, चौथा कार्य यहाँ पे क्या हुआ था, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो निजी व्यापारी थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के दो नेक्स्ट कार्य है, ईस्ट इंडिया कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी के, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों के निजी व्यापार पर प्रतिबंध स्थापित कर दिया। प्रतिबंध स्थापित कर दिया। प्रतिबंध स्थापित कर दिया। ठीक है, कि अब आज के बाद कोई भी क्या होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अधिकारी है वो निजी व्यापार नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा, निजी व्यापार नहीं करेगा। तो ये भी किसका कार्य था, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का। और इसके साथ साथ ही यहाँ पर ये और अधिकार, एक ये और रेगुलेशन लगा दिया उनके ऊपर, ये और प्रतिबंध लगा दिया कि अब कोई भी अधिकारी उपहार, भेंट एवं नजराना नहीं लेगा। कहने का मतलब यह है कि क्या होता था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे वो भारतीय राजाओं से, भारतीय शासकों से उपहार, भेंट एवं नजराना प्राप्त करते थे। तो इस पर भी प्रतिबंध स्थापित कर दिया। किस एक्ट के द्वारा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। ठीक है, तो इसके यहाँ पे ये सभी कार्य किसके द्वारा हुए हैं, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। तो ये चीजें आप लोगों को क्लियर आ गई होंगी कि किस प्रकार से 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था। ठीक है, और इसने किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी पर प्रतिबंध स्थापित किया था। तो ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलो अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। लेकिन अब यहाँ पे देखेंगे इसके बाद कौन सा एक्ट आएगा, इसके बाद कौन सा एक्ट आएगा, तो ये चीजें भी देख ले हम साथ ही साथ यहाँ पे। लेकिन इससे पहले यहाँ पे देखेंगे 1781 रेगुलेटिंग एक्ट के बाद जो नेक्स्ट एक्ट आया वो कौन सा था, 1781। ठीक है, 1781। और इस एक्ट को क्या बोला गया, तो इस एक्ट को बोला गया क्या, इसको बोला गया संशोधनात्मक अधिनियम। संशोधनात्मक अधिनियम।
संशोधनात्मक अधिनियम। ठीक है भाई, तो क्या अधिकार दिया गया, मतलब इसको क्या बोला गया, संशोधनात्मक अधिनियम, या इसको बोलेंगे एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट, इसके नाम से भी क्वेश्चन आता है कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब आया था, तो 1781 में। एक्ट ऑफ सेटलमेंट, सेटलमेंट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, क्योंकि ये 1781 के मतलब 1773 के उसमें कुछ संशोधन करने के लिए था, तो इसका नाम क्या है, संशोधनात्मक अधिनियम। दूसरा नाम इसका क्या पड़ा, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसके तहत भी कुछ कार्य हुए। क्या कार्य हुए, तो इस कार्य की मैं बात करूं तो इस अधिनियम के द्वारा और कलकत्ता के जो गवर्नर थे उसको कुछ और अधिकार दे दिया। इस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता के गवर्नर को कुछ और अधिकार दे दिया। क्या अधिकार था भाई, ठीक है, तो ये अधिकार दे दिया गया कि जो अब कलकत्ता है, जो कलकत्ता की सरकार है, मतलब कलकत्ता का जो गवर्नर है, अब उसकी शक्ति में थोड़ा सा और इजाफा कर दिया और ये बोला गया कि अब ये बंगाल, बंगाल, बंगाल के साथ साथ बिहार, बिहार के साथ नेक्स्ट उड़ीसा, बिहार के साथ नेक्स्ट क्या हो गया, उड़ीसा। अब ये भी इसके नियंत्रण में आ गए, किसके, कलकत्ता की सरकार या कलकत्ता के गवर्नर के। बंगाल, बिहार और उड़ीसा। कहने का मतलब यह है कि अब जो कलकत्ता की सरकार है अर्थात कलकत्ता का गवर्नर है, वो इनके लिए भी कानून बना सकता था, इनके लिए भी कानून बना सकता था। तो यह कार्य किसके तहत हुआ, 1781 के रेगुलेटिंग 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट के द्वारा या संशोधनात्मक अधिनियम द्वारा। लेकिन साथ ही साथ निर्देश दिया गया कि जब कलकत्ता का गवर्नर या कलकत्ता की सरकार किसी प्रकार का कानून बनाए तो उससे क्या हो, भारतीयों के सामाजिक, भारतीयों के सामाजिक एवं धार्मिक, सामाजिक एवं धार्मिक मामलों में कोई हस्तक्षेप न हो, धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा किसे, कलकत्ता के गवर्नर को, कि कानून तो बनाना है इनके लिए, लेकिन साथ ही साथ भारतीयों के सामाजिक और आर्थिक धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना। ठीक है, तो इसलिए लाया गया था 1781 एक्ट ऑफ सेटलमेंट या संशोधनात्मक अधिनियम। यहां तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और किसी बच्चे को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख के भेजें। ठीक है, और दूसरा, इसको साथ ही साथ नोट्स बनाते चले, क्योंकि आने वाले जितने भी परीक्षा होंगी तुम्हारी सब में काम का है, टॉपिक सब में आने वाला है, और जो भी सब पढ़ाया जाएगा सब काम का ही होगा। लेकिन साथ ही साथ एक काम जरूर करते रहें, चीजों को शेयर करते रहें। और जिन बच्चों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस प्रकार का कंटेंट आपको, कंटेंट का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो हो गया 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट या क्या बोला गया, संशोधनात्मक अधिनियम। 2-3 चीजें बताई यहां पे। अब इसके बाद आगे चलते हैं और आगे जो आएगा उसको देखेंगे कि क्या है आगे वाला। इसके बाद आगे क्या आएगा भाई, तो इसके बाद जो नेक्स्ट कानून आया उसे बोला गया, वो कब आया, 1784। 1784 और 1784 का जो एक्ट है इसका नाम क्या पड़ा, पिट्स, पिट्स इंडिया, पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है भाई, तो 1784 में जो आया था वो क्या था, पिट्स इंडिया। पिट्स नाम क्यों पड़ा इसका, ठीक है, तो ये जो कानून लाया गया पिट्स यंगर द्वारा, पिट द यंगर, पिट द यंगर कौन थे ये, तो मैं बात करूं यहां पे तात्कालिक ब्रिटिश पीएम थे, तात्कालिक ब्रिटिश पीएम है कौन, पिट्स, इनके द्वारा ही लाया गया है पिट्स इंडिया एक्ट। इसलिए नाम इसका क्या पड़ गया, पिट्स इंडिया एक्ट। तो कौन लाया है, ब्रिटिश पीएम, कौन है, तात्कालिक पीएम है ये, इनके द्वारा लाया गया, इसलिए इसका नाम पड़ा पिट्स इंडिया एक्ट। दिल्ली पुलिस
लास्ट इससे पहले जो एग्जाम हुआ है उसमें कुछ क्वेश्चन पूछा गया था कि पिट्स परिणाम पड़ने का कारण क्या था, तो तत्कालिक पीएम द्वारा लाया गया था। ये हो गया। चलो आगे बढ़ो, देखो चीजों को। तो क्यों लाया गया था, तो कारण क्या था, तो ये 1773 के अधिनियम में जो पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया, क्यों लाया गया, 1773 के अधिनियम में परिवर्तन करने के मतलब 1773 के अधिनियम में कुछ कमियां थी, उस कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था। तो क्यों लाया गया, तो 1773 के एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए, कमियों को दूर करने के लिए। ठीक है भाई, तो ये भी पता चल गया 1771 के एक्ट में कुछ कमियां थी, उनको दूर करने के लिए जो नेक्स्ट एक्ट आया था उसका नाम था पिट्स इंडिया एक्ट। हो गया, तो ये देखा। और इस एक्ट की मैं बात करूं तो ये भारत में, ध्यान से सुनेंगे, इस एक्ट की मैं बात करूं, क्वेश्चन आया हुआ है बीपीएससी में। कहां पे आया हुआ क्वेश्चन, बीपीएससी। बीपीएससी का मतलब है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो ये एक्ट क्या था, पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश ताज, ब्रिटिश ताज, ताज का मतलब होता है जहां पर ब्रिटेन का राजा और रानी बैठता है। ठीक है, तो ये जो एक्ट था ब्रिटिश ताज का, भारत में ब्रिटिश ताज के स्वामित्व वाला, मैं लिख दूंगा यहां पे पॉइंट को, ये जो एक्ट था पिट्स इंडिया एक्ट, जो पिट्स इंडिया एक्ट है, पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट क्या है, तो भारत में, कहां पर, भारत में, भारत में ब्रिटिश ताज, ब्रिटिश ताज, ठीक है, भारत में ब्रिटिश ताज के स्वामित्व वाला, स्वामित्व वाला पहला वैधानिक दस्तावेज, पहला वैधानिक दस्तावेज। ठीक है भाई, तो क्या है पिट्स इंडिया एक्ट, भारत में ब्रिटिश ताज के स्वामित्व वाला पहला वैधानिक दस्तावेज। यदि क्वेश्चन आए कि भारत में पहली बार जो ब्रिटिश ताज था उसने कब नियंत्रण स्थापित किया था ईस्ट इंडिया कंपनी पर, या भारत में पहला वैधानिक दस्तावेज कौन सा है, तो वो कौन सा है, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट क्यों था, ये क्यों था भाई, ये क्यों बोला गया इसे स्वामित्व वाला वैधानिक दस्तावेज, क्यों बोला गया, तो यहां पे कुछ नियंत्रण स्थापित होगा। और नियंत्रण क्या स्थापित हुआ इसके द्वारा, तो यहां पे क्या हुआ, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कार्य थे, जो क्रियाकलाप थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों में इससे क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों में मतलब कार्यों में, क्रियाकलापों में क्या कर दिया गया भैया, विभाजन कर दिया। विभाजन क्या कर दिया, विभाजन अर्थात कार्य बांट दिए, कार्य बांट दिए। तो एक और तो रख दिया राजनीतिक कार्य, राजनीतिक कार्य, और दूसरी ओर कौन से कार्य लिख दिए, क्या लिख दिए, व्यापारिक कार्य। कौन से कार्य है, व्यापारिक कार्य। तो एक और तो हो गया राजनीतिक, दूसरी ओर क्या हो गया, व्यापारिक कार्य। ठीक है, तो क्या हुआ कि होगा कि नहीं हुआ, नियंत्रण, नियंत्रण कर दिया भैया, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में पहला क्या पॉइंट बोला गया था कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर को निर्देश दिया गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में जो भी कुछ कार्य करेगी उसकी सूचना पहले किसे देनी पड़ेगी, ब्रिटिश सरकार को देनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन वहां पे ये तो बोल दिया कि ब्रिटिश सरकार को सूचना देनी पड़ेगी, बट ईस्ट इंडिया कंपनी सूचना किसे दे,
ठीक है, ऐसे किसी बोर्ड, किसी संगठन, किसी संस्था, किसी ऑफिस का गठन नहीं किया गया था। तो उन्हीं कमियों को दूर करने के लिए 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया और इस पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा क्या होगा, राजनीतिक और व्यापारिक कार्य अलग अलग कर दिए और यहां पे बोला कि जो राजनीतिक कार्य होंगे इन पर जो नियंत्रण स्थापित होगा, नियंत्रण, नियंत्रण का मतलब है कंट्रोल, इन पर जो कंट्रोल करेगा वो कौन करेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का मतलब है एक नियंत्रक मंडल होगा, एक नियंत्रक मंडल, नियंत्रक मंडल, ठीक है। तो ये जो राजनीतिक कार्य थे किसको दे दिए, नियंत्रक मंडल को, जबकि जो व्यापारिक कार्य थे इनको कौन देखेगा, निदेशक मंडल देखेगा। कौन देखेगा, निदेशक मंडल, निदेशक मंडल। निदेशक मंडल का मतलब क्या होगा, एक डायरेक्टर होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा और एक क्या होगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर होगा। तो नियंत्रक मंडल, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या होगा, निदेशक मंडल, ठीक है। तो निदेशक मंडल के पास व्यापारिक कार्य है, जबकि यहाँ पे बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के पास कौन से कार्य हो गए, राजनीतिक कार्य, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ एक चीज और सुन लो कि ये जो नियंत्रक मंडल था इसमें कुल कितने सदस्य थे, 6। कितने सदस्य थे, 6। क्या बता रहा हूं मैं कि ये जो नियंत्रक मंडल है इसमें कुल कितने सदस्य हैं, 6। और इन 6 में कौन कौन होगा, तो इन 6 में एक तो होगा ब्रिटिश सरकार का अर्थमंत्री, अर्थमंत्री का मतलब क्या होगा, एक इकोनॉमिस्ट होगा, एक व्यापार मंत्री होगा मतलब विदेश मंत्री होगा, और बाकी जो 4 सदस्य आएंगे बोर्ड ऑफ कंट्रोलर में वो कहां से आएंगे, ब्रिटेन की प्रीवी काउंसिल के सदस्य होंगे। प्रीवी काउंसिल, प्रीवी काउंसिल क्या थी, तो प्रीवी काउंसिल को भी एक बार मैं आप लोगों के साथ डिफाइन कर लूं। प्रीवी काउंसिल क्या है, तो मैंने बताया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। लेकिन इस उच्चतम न्यायालय की शिकायत करने के लिए लंदन में एक प्रीवी काउंसिल का गठन किया गया था। क्या किया गया था, लंदन में प्रीवी काउंसिल का गठन किया गया था कि यदि आप सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से संतुष्ट ना हो तो आप लंदन में प्रीवी काउंसिल जा सकते हो, ठीक है। तो हो गया भाई। तो ये चीजें सब हुई है 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। तो इसी को बोला गया ब्रिटिश सरकार के स्वामित्व वाला या ब्रिटिश ताज के स्वामित्व वाला भारत में पहला वैधानिक दस्तावेज, इसलिए इसको बोला गया था। तो ये चीजें हमने देखी, हमने पहले देखा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्यों आया, उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट के बाद संशोधनात्मक अधिनियम 1781 में आया, संशोधनात्मक अधिनियम के बाद जो नेक्स्ट आया था 1784 पिट्स इंडिया एक्ट आया था, ठीक है। तो किस प्रकार से ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की शुरुआत हुई है, कहां से हुई, किस प्रकार से हुई, तो बेसिक चीजें मैं आपको बता चुका हूं और आप लोगों को अब इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है भाई। चलो अभी इसी के साथ मिलूंगा मैं आपसे अपनी नई कक्षा में, तब तक के लिए आपसे क्षमा विदा चाहता हूं। नमस्कार, बाय, टेक केयर।